कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जंतु विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जंतु जगत वर्गीकरण, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर को 2-3 वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो 3 से ज़्यादा 4-5 वीडियोस लग जाएंगे इस पूरे चैप्टर को कवर करने में। तो आप लोग एक तरफ से पूरे वीडियो को देखेंगे तो ये जो बेसिक है क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी का, वो सारी चीज़ें, सारी बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस चैप्टर में वर्गीकरण। इस चैप्टर का नाम ही है कि जंतु जगत का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण होता क्या है, इस वर्गीकरण का हमें जरूरत क्यों पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि इस धरती पे इतने सारे जीव हैं, उसमें से एक हम भी हैं। हमारे अलावा भी बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हम लोग बहुत सारे जंतु देखते हैं। तो उनको सभी के बारे में पढ़ना, सभी का नाम याद रखना ये संभव नहीं है। लेकिन हम एक सबसे डेवलप्ड ऐसे जंतु हैं जिनका माइंड अच्छे तरीके से विकसित हो चुका है। तो हम कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो सभी को जानने के लिए कौन कौन से जंतु हैं, कैसे हैं, इन सभी जंतुओं को, सभी जानवरों को जानने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाया। उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। अब इसमें हमने कुछ विशेषताओं के आधार पे, कुछ समानता के आधार पे, कुछ विषमता यानी कि डिफरेंसेस के आधार पे हमने पहचान किया और अलग अलग जंतुओं को अलग अलग कैटेगराइज किया, अलग अलग रखा। अब इस रखने का फायदा क्या क्या है, देखिए अगला हमने लिखा है इसका क्या क्या फायदा है। तो इसका फायदा क्या है, अब सबके बारे में अध्ययन करने में सुविधा हो जाएगी। अब जितने भी जंतु हमारे धरती पे पाए जाते हैं उन सभी जंतु के बारे में जानने में सुविधा हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, जंतुओं के संबंधों, रिलेशन और लक्षणों की जानकारी हो जाएगी। जैसे कि किसी एक क्लासिफिकेशन में किसी एक जंतु के बारे में बताया गया है, किसी एक संघ में ऐसे जंतु पाए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी जंतु होंगे उन सभी जंतु का कैटेगरी, उनके लक्षण, उनके खाने का तरीका, ये सारा कुछ एक ही तरीके का होगा। तो जैसे जैसे इस वीडियो को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको समझ में आने लगेगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अब आगे क्या है, जंतुओं के विकास के क्रम की जानकारी। अब कई लोग, हम ये पढ़े हैं कि जो है हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, बंदरों से हुआ, आदि मानव से, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे बने हुए हैं। तो उसी तरीके से शुरुआत कहाँ से होता है, हमने कई बार ये भी सुना है कि सबसे पहले इस धरती पे मछली आया, जलचर आए, ठीक है। तो उसी, अब वो क्यों कहा जाता है, उसके पीछे साइंस क्या है, उस सभी इस वीडियो में हम लोग एक तरफ से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर देखिए वही है विकास के क्रम में की जानकारी। फिर देखिए जंतुओं के जाति वृत्ति, पॉलीजेनेटिक लक्षणों का अध्ययन करना, ठीक है। अब पॉलीजेनेटिक लक्षण जो भी हैं उनका अध्ययन करना, जो भी आसपास जेनेटिक्स मिले हुए हैं, पूर्वजों से मिले हुए हैं, उन सभी के बारे में एक सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद एक वातावरण में पाए जाने वाले जंतु के लक्षण। अब जैसे कि रेगिस्तान में जो भी जंतु पाए जाते हैं उनके अलग लक्षण होते हैं, उनको कम पानी चाहिए। और जैसे जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ के जंतु जो हैं उनके अलग लक्षण होते हैं। तो इसी के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। और बहुत, अगला हमारा है द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आते ही कई बार जो है, आप पिछले साल का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है कि द्विनाम पद्धति क्या होता है, ये पूछा गया है। तो आज इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके में समझाने वाले हैं कि एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस नाम के। क्या नाम था उनका, कैरोलस लीनियस। उन्होंने एक किताब लिखा सिस्टेमा नेचुरी, 1758 में उन्होंने एक किताब लिखा। और कौन सा लिखा तो पहले से था, उसका 10th एडिशन जब आया, 10वां प्रसंस्करण आया, तो उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी जाति को, ये एक नया पद्धति उन्होंने तैयार किया कि कोई भी जंतु है
तो उसको सबसे पहले हम उसके वंश और जाति के नाम से उसको जानेंगे। और वंश का जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। वंश का पहला अक्षर जो है कैपिटल लिखेंगे और दूसरा अक्षर स्मॉल लिखेंगे। अब इसका मतलब हुआ क्या? जैसे हम लोग कुछ जंतुओं के नाम जैसे हम लोग ही हैं ह्यूमंस, तो हमारा जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, यही तो है। तो होमो सेपियंस हम लिखेंगे कैसे? होमो, ये हमारा हो गया वंश। अब हमारा जाति क्या है? सेपियंस। तो सेपियंस का पहला अक्षर क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, पहला इसका क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ये हो गया हमारा जूलॉजिकल नेम, जंतु वैज्ञानिक नाम। और इसको कहते हैं इटैलिक्स में लिखते हैं, यानी कि हल्का सा जब भी देखेंगे जहां भी जूलॉजिकल नाम लिखा होगा तो हल्का सा तिरछा रहता है। तो यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ क्या कि कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1758 में अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी के 10वें प्रसंस्करण में ये बताया कि किसी भी जंतु के जब भी उसका हम नाम लिखेंगे उसके बारे में बताएंगे तो वंश और जाति, तो वंश का जो पहला अक्षर होगा वो हम कैपिटल में लिखेंगे और जाति का जो पहला अक्षर होगा यानी स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा उसको जो है हम स्मॉल में लिखेंगे। अब देखिए हम लोग जो है ये पढ़ रहे हैं किताब जो है क्लास 12th एग्रीकल्चर का जो किताब है, देखते हैं इसका। देखिए भारत भारती पब्लिकेशन जो है इसी किताब से हम लोग एक लाइन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी आगे दिया हुआ है हमारा मनुष्य का वर्गीकरण, तो हम वही टॉपिक जो है लिखा हुआ है हमने, मनुष्य का वर्गीकरण। तो पहली चीज मैं बता दूं कि कोचिंग में भी जब ऑफलाइन भी हमने पढ़ाया है तो ये सारी चीजें सब बच्चे डिस्टर्ब थे कि सर ये क्या है भैया, ये लिखे क्या है आप? इतना जगत है, उपजगत है, वर्ग है, क्रम है, कुल है, वंश जाति, ये सब क्या है? अब यहाँ से आपको वंश जाति दो चीज थोड़ा देखने को मिल रहा होगा कि हाँ एक वंश और जाति, ये हम लोग जूलॉजिकल नाम लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा ये सब सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, ज्यादातर लोगों को नहीं आ रही होंगी। तो आपको करना क्या है, पहले तो मैं जिस तरीके से जिस क्रम में हम पढ़ा रहे हैं आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। अभी आपको उतने विधिवत तरीके से नहीं समझ में आएगा, अभी आगे जब हम पढ़ाते चलेंगे, जब इस क्लासिफिकेशन चैप्टर जब पूरा कंप्लीट होगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो है जंतु क्यों इसको जगत जो है ये जंतु क्यों है, उपजगत बहुकोशीय क्यों है, जो है वर्ग स्तनधारी क्यों है, क्रम जो है प्राइमेट्स क्यों है, कुल होमोनिलिडी क्यों है, होमोनिडी क्यों है, वंश होमो क्यों है, और सेपियंस जो है जाति जो है सेपियंस क्यों है। तो ये सभी का उत्तर आपको तभी मिलेगा जब इस चैप्टर को एक एक लाइन बाय लाइन पूरा आप कंप्लीट पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए कि मनुष्य का वर्गीकरण अगर हम लोग करते हैं तो इसी तरीके से पूरा हम वर्गीकरण में बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं। ये तो आगे देखते हैं, हमने देखिए जगत जंतु का वर्गीकरण यहाँ पे लिख करके रखा है, एक चार्ट हमने बनाया है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि R.H. व्हिटेकर ने कितने जगत के बारे में बताया? 5 जगत, 5 किंगडम दिया है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। तो इसमें से जो है जो हमारा प्रोटिस्टा है और जंतु है ये दोनों जंतु के अंतर्गत आते हैं और बाकी सभी पादप से रिलेटेड हम लोग पढ़ना होता है। तो जो हमारा मोनेरा है और फंजाई है और पादप है ये तीनों हम क्लास 11th वाला जो बॉटनी है एग्रीकल्चर का उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा का पूरा बॉटनी के अंदर क्लासिफिकेशन इसका पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th वाले हमको दो ही पढ़ना है। कौन कौन सा? एक प्रोटिस्टा, ठीक, और एक जंतु जगत। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जगत जंतु के अंतर्गत उपजगत क्या है? एक कोशीय और उपजगत बहुकोशीय। तो ये उपजगत जो एक कोशीय है यही किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ठीक, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये आता है और इसमें जो है एक ही संघ केवल पाया जाता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये आपको नाम सुनने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, यार प्रोटोजोआ ये क्या है भाई? तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए। जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ उसको अपने कॉपी पे नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। केवल यही मान करके कुछ मत सोचिए,
आगे बढ़ते रहिए, सारा चैप्टर सिस्टमेटिक समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा जो कभी नहीं भूलेगा। तो ये हमारा एक हो गया उपजगत के अंतर्गत जो एक कोशिकीय है, जो एक कोशीय जीव है, उनके अंतर्गत क्या आता है, प्रोटोजोआ। तो अगर आगे कभी भी बात आएगी प्रोटोजोआ में कौन से जंतु आएंगे, तो वही जंतु आएंगे जो कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे केवल। अब उसके अंतर्गत कौन आएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जब हम लोग इधर पहुंचते हैं बहुकोशीय में, किसमें, उपजगत बहुकोशीय में, तो हमें दो चीजें सुनने को मिल रहा है यहाँ पे। जब इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है, इसके बाद जो हमने क्लासिफाई किया है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, एक नॉन कॉर्डेटा। क्या देखने को मिल रहा है, नॉन कॉर्डेटा। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कॉर्डेटा। जो है बहुकोशिकीय को दो भागों में बांट गया है, बांट दिया गया है। क्या क्या, एक कॉर्डेटा और एक नॉन कॉर्डेटा। तो अब कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा होता क्या है कि ऐसे जंतु जिनके पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, नोटोकार्ड, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, ये वाली जो हड्डी है हमारी रीढ़ की हड्डी, तो जिनके अंतर्गत ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम किस में रखते हैं, कार्डेटा में रखते हैं, संघ कार्डेट्स। अच्छा, संघ को कहते हैं फाइलम, क्या कहते हैं, फाइलम कॉर्डेट। और इधर हो गया हमारा फाइलम नॉन कॉर्डेटा, यानी इसके अंतर्गत वो जंतु आएंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड यानी कि जो है रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होगी। तो देखिए इसमें कौन कौन आया हुआ है, पहला क्या है, संघ पोरीफेरा, अगला संघ सिलेंट्रेटा, संघ प्लेटीहेलमिन्थीज, संघ निमेटोडा, संघ एनेलिडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का और संघ इकाइनोडर्मेटा। इतने फाइलम्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से टर्म जो इस चैप्टर में यूज होंगे, तो उस बेसिक टर्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक टर्म लिखा हुआ है कॉर्डेट्स। अब अभी जो है हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए थे उसमें पढ़े थे कॉर्डेट्स। अब ये कॉर्डेट्स होते क्या है, ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को ही पृष्ठ रज्जु कहते हैं, जिसको क्या, कड़ा व लचीला पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, ठीक, ऐसे जंतु को कॉर्डेट्स कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा नॉन कॉर्डेट्स। क्या हो जाएगा, नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाते हैं, ऐसे जंतु जिनके शरीर में पृष्ठ रज्जु नहीं पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। अभी और भी कुछ टर्म है, जंतुओं के आकारकी संबंधी लक्षण, आकारकी यानी कि उनका मॉर्फोलॉजी से संबंधित, शरीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण है। उसमें देखते हैं, सबसे पहला हमने लिखा है सिमेट्री। सिमेट्री को कहते हैं हिंदी में सममिति। अब सममिति क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु को बीच से किसी निश्चित जगह से काटने पर दो भागों में बट जाते हैं, ठीक है, कोई भी जंतु है अगर उसको एक निश्चित जगह से काटे वो दो भागों में बट जाता है तो उसी को सिमेट्री कहते हैं, या फिर बट जाएगा या फिर नहीं बटेगा उसी को सिमेट्री कहेंगे। अब आगे देखिए, ठीक, अब देखिए द्विपार्श्वीय सममिति क्या होता है, क्या चीज, द्विपार्श्वीय सममिति। अब द्विपार्श्वीय सममिति में हम जानेंगे वे जंतु जिनके मध्य से काटने पे दो बराबर भागों में बट जाते हैं, ठीक। अब देखो सममिति के अंदर हमने तीन प्रकार का सममिति पढ़ना है, द्विपार्श्वीय सममिति, अरिसममिति और असममिति। तो अब सममिति क्या है, किसी जंतु को बीच से काटने पे बराबर भागों में बट जाए या फिर न बटे, तो वही हो गया हमारा द्विपार्श्वीय सममिति में क्या होगा कि किसी भी जंतु को जब हम काटेंगे बीच से तो वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो हम कैसे जंतु हैं, हम द्विपार्श्वीय सममिति वाले जंतु हैं। अगर हमें बीच से काट दिया जाए तो एक बार आप खुद से इमेजिन करिए कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी पार्ट दो इक्वल भागों में बट जाएगा। चलिए आगे देखिए, अरिसममिति होगा क्या, वे जंतु जिनके शरीर के किसी भी भाग से काटने पे दो बराबर भागों में बट जाते हैं, ऐसे जंतु जिनको किसी भी भाग से अगर हम काट देंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं अरिसममिति, इंग्लिश में कहते हैं रेडियल सिमेट्री। उदाहरण में हो जाएगा हाइड्रा एंड जेलीफिश। क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रा और जेलीफिश।
आगे देखो असम्मिति, असम्मिति क्या कहते हैं, एसिमेट्री, क्या कहते हैं, एसिमेट्री। अब एसिमेट्री क्या होते हैं, वे जंतु जिन्हें किसी भी भाग से काटने पर दो भागों में बटेंगे ही नहीं, क्या होंगे, दो भागों में नहीं बटेंगे, तो उन्हें क्या हम बोलेंगे, असम्मिति या फिर एसिमेट्री। तो सम्मिति तीन प्रकार का, कौन कौन सा, द्विपार्श्वीय सम्मिति, अरिसम्मिति और जो है असम्मिति। द्विपार्श्वीय सम्मिति काटेंगे दो भाग में बढ़ जाएगा, बीच से काटेंगे तब दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक। अरिसम्मिति किसी भी भाग से काटेंगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा असम्मिति, असम्मिति में कहीं से भी काटेंगे वो बराबर भागों में विभाजित होगा ही नहीं। तो चलिए और भी अभी की पॉइंट्स है। विखंडन, विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है कि विशेषताओं के आधार पे शरीर को अलग अलग खंडों में विभाजित होना, यानी कि बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिनका शरीर अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। किस आधार पे, विशेषताओं के आधार पे अलग अलग खंड में, सेगमेंट में विभाजित होता है, ठीक, उसे ही विखंडन कहते हैं। अगला देखिए क्या है, देह गुहा या सीलोम। अब सीलोम क्या है, शरीर के आंतरिक भाग में स्थित खाली जगह, यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर जो भी खाली जगह है, जहाँ पे अंग है और टिश्यूज है, सारा कुछ व्यवस्था अंदर एडजस्ट है, इसी को कहते हैं देह गुहा। अब देह गुहा के आधार पे जंतु तीन प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। कौन कौन से, एक होता है सीलोमेट्स, एक होता है एसिलोमेट्स और तीसरा होता है स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है। अब एसिलोमेट्स क्या होते हैं, चलो पहले देख लेते हैं सीलोमेट्स क्या होते हैं। नहीं, वे जंतु, ऐसे जंतु जिनके शरीर में वास्तविक देह गुहा होता है, जैसे कि हम लोग हैं तो हमारे अंदर प्रॉपर तरीके से हमारा देह गुहा डेवलप्ड है कि बाहर जो है ढका हुआ है पूरा, उसके अंदर जो है मांस है, अंदर हड्डी है, सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से ढका हुआ, वेल फिनिश्ड है। तो ऐसे देह गुहा को क्या बोलेंगे, सीलोमेट्स, ठीक है। जैसे कि घर अगर बना है तो एकदम पुट्टी मार के, पेंट मार के, एकदम दरवाजा रवाजा एकदम फिट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीलोमेट्स। अगला क्या है हमारा, एसिलोमेट्स, यानी कि वे जंतु, अच्छा इसका उदाहरण सीलोमेट का क्या क्या है, मेंढक है और मनुष्य है। अब एसिलोमेट्स में हम देखेंगे वे जंतु जिनमें देह गुहा नहीं होता है। अगर हम लोग अमीबा पढ़ेंगे, जब अभी आगे आएगा अमीबा, उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, तो जब हम लोग अमीबा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर कोई हम लोगों की तरह, जैसे कि पेट है, आंत है, लीवर है, किडनी है, उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है, केवल एक अमीबा है, उसी के अंदर सारा काम हो रहा है। उसके बाद देखो स्यूडोसिलोमेट्स। अब ये स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, वे जंतु जिनके शरीर में किसी कारण देह गुहा बन जाती है किंतु इनका कोई यूज नहीं होता है, या फिर ये ढका ही नहीं रहता है। देह गुहा तो अंदर बन गया लेकिन ये ढका नहीं रहता है, ठीक। तो क्या क्या हो जाएगा, नीमेटोड हो गया, स्कैरिस हो गया, इन सभी का जो देह गुहा होगा वो ढका ही नहीं होगा। आगे देखिए कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं द्विकोरकी। द्विकोरकी मतलब क्या होता है कि इनका शरीर जो होता है, जब भ्रूण में दो स्तर बन जाते हैं, ठीक है, इम्ब्रियो स्टेज में ही इनका शरीर कितने स्तर में बनना रहता है, जैसे एक बाहरी स्तर हो गया और एक आंतरिक स्तर, दो, ये बाह्य हो गया और ये अंतः स्तर, अंतः चर्म और बाह्य चर्म। उसके बाद फिर देखिए आखिरी क्या है हमारा, त्रिकोरकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उच्च श्रेणी के जंतु का शरीर तीन स्तरीय बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अध्य चर्म, सॉरी अंतः चर्म होता है। इनका शरीर जो है तीन जो है लेयर्स के बने हुए होते हैं, ठीक। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, इसमें अभी जैसे ही हम क्लासिफिकेशन तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, इसमें हम लोग केवल बेसिक पढ़े हैं। अब अगले में जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन चालू करेंगे कि जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत संघ प्रोटोजोआ है, उस संघ प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु आते हैं और इन जंतु की क्या विशेषताएं होती है, तो उनमें ये सब एक एक छोटे छोटे टर्म को हम लोग यूज करेंगे। कि जैसे हम लोग अमीबा को केवल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे एसिलोमेट्स, अमीबा जो होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग जैसे त्रिकोरकी में लिख देंगे कि मनुष्य जो है वो त्रिकोरकीय होते हैं। तो इसी तरीके से प्रॉपर हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे और उसमें प्रॉपर तरीके से हम
फिर से समझाएंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमारे चैनल को जो भी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।